हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन 17 से। ठीक है, इसके पहले के सेक्शन 1 से लेकर के 16 तक का जो वन शॉट है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है या जो भी चीज़ें हैं वो आप कॉमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। और ये भी प्लीज़ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, मुझे अच्छा लगेगा जान करके। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 बात करता है इन्वेस्टिगेशन। इस एक्ट में जो भी केसेस होते हैं उनकी कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, किस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी, उसके बारे में। सो फर्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 17। यहाँ पर बात की जाती है पर्सन ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें कहा जा रहा है कौन कौन व्यक्ति है जिनको बोला जा रहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करोगे इस पर्टिकुलर पीसी एक्ट में जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं उनको। ठीक है, तो आगे कहा जा रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो इसमें कहा जा रहा है कि सीआरपीसी में कुछ भी दिया गया हो उसको फॉलो हम नहीं करेंगे। ठीक है, नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक। अब ये जो कुछ पर्टिकुलर रैंक दी हुई है, इनसे बिलो रैंक का व्यक्ति उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। अब कौन कौन सी रैंक है ये हमें देखना है, तो देखते हैं हम। फर्स्ट में कहा जा रहा है, देखिए, इन केस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक है, अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आ जाएगा। तो ये कहाँ होता है, सीबीआई इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल। इसके बाद आता है ये बी, इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। अगर कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद एंड एनी अदर मेट्रोपॉलिटन एरिया नोटिफाइड एज अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द सीआरपीसी। तो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 8 में बताया गया था मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या क्या होंगे। तो वहाँ पर जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है, कुछ के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर उस एरिया का कोई केस है तो वहाँ पर कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, वहाँ पर करेगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसके अलावा अगर कोई केस है तो वहाँ पर डीएसपी जो होता है वो, मतलब डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और कोई भी अदर पुलिस ऑफिसर जो इक्विवेलेंट रैंक का है। ठीक है, तो ये इन सब की रैंक आपको याद रखनी है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीएसपी एंड इक्विवेलेंट रैंक, ये 4 हैं। इसके बाद कहा जा रहा है शेल इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट विदाउट द ऑर्डर ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, इनको ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से लेने की और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से लेने की, एज द केस में भी मेक अरेस्ट, और अगर उन्हें अरेस्ट लगता है करना है तो विदाउट वारंट वो अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे कहा जा रहा है प्रोवाइजो में, प्रोवाइडेड दैट इफ द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ऑर्डर से, जनरल ऑर्डर दे दे या फिर कोई स्पेशल ऑर्डर दे दे, वो कह सकता है और वहाँ पर वो इंस्पेक्टर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अगर किसी भी ऐसे इंस्पेक्टर को अथोराइज किया जाता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और वहाँ पर उसको ज़रूरत नहीं होगी किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से कोई भी ऑर्डर लेने की, और वहाँ पर अरेस्ट भी किया जा सकता है विदाउट वारंट। सेम चीज़ें हैं पहले जैसी, बस इतना है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे अथोराइज कर सकती है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को। इसके बाद आता है, देखिए ये केस, इसमें कहा जा रहा है कि सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में कोई ऑफेंस हो रहा है, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको ऑर्डर लेना ज़रूरी है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से पहले। विदाउट ऑर्डर आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो। अब इसमें क्या था, जो इंटेंशनली एनरिचमेंट हो रहा है पब्लिक सर्वेंट्स का, जो खुद को इंटेंशनली एनरिच कर रहे हैं, वो वाले केसेस थे। ठीक है, तो उस केस में आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। इसमें कहा गया है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 17A, जिसमें बात की जा रही है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन मेड और डिसीजन टेकन बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस और ड्यूटी।
इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं करेगा किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में जिसके द्वारा कोई भी ऑफेंस कमिट किया हुआ बताया जा रहा है। जहां पर जो पब्लिक सर्वेंट है उसके अगेंस्ट में ऐसा कुछ करने के लिए प्रीवियस अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो विदाउट प्रीवियस अप्रूवल आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। और ये चीज़ें कहाँ से होंगी, कैसे लेनी होंगी? तो इसमें कहा जा रहा है, देखिए ए में, in case of a person who is or was employed at the time when the offence was alleged to have been committed in the connection with the affairs of union। तो जब ऐसा ऑफेंस हुआ, जो भी व्यक्ति था वो यूनियन के कनेक्शन में था, तो जो वो गवर्नमेंट है वहां से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब यूनियन से। आगे कहा जा रहा है, in case of a person who is or was employed at the time when the offence was alleged to be committed in connection with the affairs of state। अगर स्टेट के अफेयर से कनेक्टेड था व्यक्ति तो उस गवर्नमेंट से उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके बाद कहा जा रहा है सी में, इन केस ऑफ अदर पर्सन ऑफ द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज अलेज्ड टू बी हैविंग कमिटेड। अगर कोई अदर पर्सन है जिसको रिमूव करने के लिए कोई अथॉरिटी है जो कॉम्पिटेंट है, तो उस अथॉरिटी का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद प्रोवाइजो में कहा जा रहा है देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा कोई अप्रूवल ज़रूरी नहीं होगा। किस केस में? उस केस में जहां पर अरेस्ट ऑफ पर्सन ऑन द स्पॉट, जिसके ऊपर चार्ज है एक्सेप्ट करने का, अटेम्प्ट टू एक्सेप्ट करने का किसी भी अनड्यू एडवांटेज को खुद के लिए या फिर किसी अदर पर्सन के लिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए किसी अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं है ऑन द स्पॉट। इसके बाद कहा जा रहा है अदर प्रोवाइजो में कि जो कंसर्न अथॉरिटी है उससे जिससे अप्रूवल मांगा गया है वो अपना अप्रूवल विद इन 3 मंथ्स कन्वे कर देंगे और उसके रीजंस को रिकॉर्ड कर देंगे बाय दैट अथॉरिटी। अगर उनको लगता है कि जो ऐसा पीरियड है 3 मंथ्स का उसको एक्सटेंड करना ज़रूरी है और वो 1 मंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 18, ठीक है। सेक्शन 18 में बात की जा रही है पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है या फिर किसी अदरवाइज रीज़न से पुलिस ऑफिसर को लगता है कि भाई जो ऑफेंस के लिए वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो ऑफेंस कमिट हुआ है जिसके लिए वो एम्पावर्ड हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंडर सेक्शन 17, उनको लगता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या फिर इंक्वायरी करने के लिए पर्टिकुलर ऑफेंस की बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मुझे जो भी बैंक बुक्स हैं या बैंकर्स बुक्स हैं उनको इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी लॉ में कुछ भी दिया हुआ हो वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं उन बुक्स को, ठीक है। और इंस्पेक्ट किस हद तक किया जा सकता है? तो इसमें कहा जा रहा है जो अकाउंट्स हैं उनको उस हद तक वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं जिस हद तक उन्हें लगता है कि उस पर्टिकुलर केस में जो भी व्यक्ति है जो मनी होल्ड कर रहा है, अगर उसके बिहाफ पे कोई और व्यक्ति मनी होल्ड कर रहा है तो उसकी भी बैंक बुक्स को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब ये इंस्पेक्ट उन्होंने किया ही, साथ में वो सर्टिफाई कॉपी भी ले सकते हैं उन एंट्रीज की। और जो रिलेटेड बैंक होगा उसकी भी ड्यूटी बनेगी कि वो उस केस में जो भी पुलिस ऑफिसर होता है उसको असिस्ट करें उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने में। इसके बाद प्रोवाइजो में कहा जा रहा है कि जो भी ये पावर दी हुई है वो एसपी से नीचे के किसी भी ऑफिसर के द्वारा एक्सरसाइज नहीं करी जाए जब तक उसको अथॉराइज ना किया गया हो ये करने के लिए किसी भी ऐसे ऑफिसर के बिहाफ पर जो कि अबव द रैंक ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होना चाहिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि बैंक की डेफिनेशन और बैंकर्स बुक की डेफिनेशन जो हमने ली गई है वो कहाँ से ली है? द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 से। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 18A, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर है 4th A जो बताता है अटैचमेंट एंड फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो ये सेक्शन बात करता है प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 को, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो ऑर्डिनेंस एक्ट है ये अप्लाई करेगा अटैचमेंट के ऊपर जो इस एक्ट में किए जा रहे हैं। अब इसका फर्स्ट सबसेक्शन कहता है, देखो, जो PMLA एक्ट है मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002,
इसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं इसको सेव किया हुआ है, मतलब अगर ये आता है तो ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं इसको सेव किया गया है। इसमें कहा गया है आगे, द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944, जो ये ऑर्डिनेंस है इसके जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई करेंगे अटैचमेंट पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर एंड एग्जीक्यूशन, जो कि अटैचमेंट, कॉन्फिस्केशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी को रिलेटेड ऐसा कोई ऑर्डर बनाया गया है तो उसके एग्जीक्यूशन पर भी ये अप्लाई करेंगे। इसके बाद सबसेक्शन 2 में कहा जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए जो हमारा ऑर्डिनेंस है उसके सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो एक मॉडिफिकेशन देखा जाएगा, वो ये होगा कि जहां हम डिस्ट्रिक्ट जज की बात करते हैं इस ऑर्डिनेंस में, वहां हम स्पेशल जज का रेफरेंस लेंगे। तो जहां जहां डिस्ट्रिक्ट जज बोला गया हम सब लेंगे, स्पेशल जज के बारे में बात हो रही है, इसलिए इतना ही है। सेक्शन आता है सेक्शन 19। सेक्शन 19 आता है चैप्टर 5 के अंदर में। चैप्टर 5 बताता है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में। तो इसमें कहा जा रहा है, फर्स्ट सबसेक्शन कहता है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी ऑफेंस का सेक्शन 7, 11, 13, 15 में, ठीक है, जो कि बताए जा रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है। अब इसमें एक चीज़ बोली गई है कि अगर एक्सप्रेसली, ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में कुछ लिखा हुआ है उसको छोड़ करके कॉग्निजेंस लेना है कोर्ट को तो प्रीवियस सैंक्शन लेना ज़रूरी है। आगे कहा जा रहा है 1 में, एक जो व्यक्ति है वो एम्प्लॉयड था या फिर उस ऑफेंस के टाइम पे एम्प्लॉयड था इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन और उसको रिमूव नहीं किया गया था ऑफिस से। आगे इसमें बी में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति एम्प्लॉयड था और जब ऑफेंस हुआ तब वो अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड एम्प्लॉयड था, तो उस केस में सैंक्शन लिया जाएगा विद स्टेट गवर्नमेंट। और अगर कोई और केस है तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उसको रिमूव कर सकती है उससे सैंक्शन लिया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मेड की जा सकती विदाउट पुलिस ऑफिसर और किसी ऑफिसर से जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का ऑफिसर है या फिर किसी अदर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का ऑफिसर है, अगर इनके द्वारा कोई रिक्वेस्ट मेड आउट की जा रही है तो ठीक है, इनके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। किसको करेंगे? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को करेंगे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कर रहे हैं। अब किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? फॉर प्रीवियस सैंक्शन, कि भाई ऐसा ऐसा सैंक्शन हमें ज़रूरी है जिससे उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जा सके उस कोर्ट के द्वारा। इसमें कहा जा रहा है अनलेस such person has filed a complaint in competent court about the alleged offence for which public servant is sought to be prosecuted। उस पर्सन ने एक कंप्लेंट फाइल करी है कॉम्पिटेंट कोर्ट में उस ऑफेंस के लिए जिसमें पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट किया जाना है और कोर्ट हैज़ नॉट डिसमिस द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203 ऑफ CRPC और डायरेक्ट किया है कंप्लेनेंट को कि भाई आप प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन को ऑब्टेन करो। अगर ऐसा कोई कंप्लेंट वाला केस है तो वो ऐसे डील होगा। आगे कहा जा रहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई और व्यक्ति है जो जाता है सैंक्शन लेने के लिए किसी भी गवर्नमेंट से, ठीक है, और अथॉरिटी से, तो वहाँ पर सैंक्शन कब तक नहीं दिया जाएगा? जब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उस पब्लिक सर्वेंट को सुन ना लिया जाए, ठीक है। आगे कहा जा रहा है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको जब रिसिप्ट मिलती है उस सैंक्शन के लिए तो उस पर उन्हें अपना सैंक्शन देना होता है विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, जब उन्हें रिसिप्ट मिली है उस डेट से। आगे कहा जा रहा है कि उस सैंक्शन के लिए अगर लीगल कंसल्टेशन ज़रूरी है तो उस केस में रीजंस को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा इन राइटिंग और एक्सटेंड किया जा सकता है उस पीरियड को फॉर फर्दर 1 मंथ। नेक्स्ट प्रोवाइजो है, प्रोवाइजर ऑल्सो दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट may for the sanction for prosecution of public servant prescribe such guidelines as it consider necessary। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो गाइडलाइंस यहाँ पर सैंक्शन देने के लिए प्रोवाइड कर सकती है। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन, जिसमें कहा जा रहा है कि जो सबसेक्शन 1 में हम पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात की जा रही है उसमें कौन कौन है। हु हैज सीज टू हैव बीन
होल्ड द ऑफिस, मतलब जो पहले कभी पब्लिक सर्वेंट रहा है लेकिन अब रिटायर हो चुका है और उसके द्वारा कोई ऐसा ऑफेंस किया गया था, वो व्यक्ति भी इसमें इंक्लूड है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो कि सीज कर चुका है उस ऑफिस को होल्ड करने से और उस वक्त होल्ड कर रहा था जब वो ऑफेंस किया गया। आगे आता है सबसेक्शन 2 जिसमें कहा जा रहा है जब ऐसा कोई ऐसा कोई रीज़न अराइज होता है कि प्रीवियस जो सैंक्शन है वो दिया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी अदर अथॉरिटी के द्वारा या नहीं, तो वहाँ पर ऐसा सैंक्शन जो है वो दिया जाएगा उस गवर्नमेंट के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, जो कि रिमूव कर सकते हैं उस पब्लिक सर्वेंट को फ्रॉम हिज ऑफिस। इसके बाद आता है सबसेक्शन 3। इसमें कहा जा रहा है कि सीआरपीसी में कुछ भी चीज़ दी हुई हो, कोई भी फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर जो कि स्पेशल जज के द्वारा पास किया हुआ है उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा, ऑल्टर नहीं किया जाएगा अपील में, कंफर्मेशन में, रिवीजन में, केवल इस ग्राउंड पर कि जो सैंक्शन है वो अब्सेंट था, एरर था, उसमें कोई ओमिशन था या कोई इरेगुलरिटी थी, जब तक कोर्ट को ये नहीं लगता कि अगर वो ऐसा कोई चीज़ करेंगे तो उससे फेलियर ऑफ जस्टिस होगा। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है तो वहाँ पर रिवर्स किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बी, नो कोर्ट शैल स्टे द प्रोसीडिंग, जो कोर्ट हैं वो स्टे भी नहीं करेंगे प्रोसीडिंग को इस एक्ट के अंदर में, केवल इस ग्राउंड पर कि जो सैंक्शन है उसमें एरर है, ओमिशन है या इरेगुलरिटी है, जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि जो एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी है वो फेलियर ऑफ जस्टिस कर रही है वहाँ। आगे कहा जाता है नो कोर्ट शैल स्टे द प्रोसीडिंग, स्टे भी नहीं करेंगे, ना ही रिवीजन का पावर अपना एक्सरसाइज करेंगे किसी भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर से रिलेटेड, इंक्वायरी में, ट्रायल में और अपील या फिर किसी अदर प्रोसीडिंग में। इसके बाद आता है सबसेक्शन 4 जिसमें कहा जा रहा है कि एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी जिनके बारे में बात कर रहे हैं जो कि सैंक्शन से रिलेटेड है, जहाँ पर फेलियर ऑफ जस्टिस से रिलेटेड बात की जा रही है कि अगर वो होगा तो सारी चीज़ें रिवर्स कर दी जाएंगी, तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको अर्लियर स्टेज पर प्रोसीडिंग में रेज कर देना चाहिए। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन जिसमें कहा जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एरर इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंसी ऑफ अथॉरिटी टू ग्रांट सेक्शन, अगर कोई अथॉरिटी है उसकी कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड हो सकता है। बी में कहा जा रहा है अ सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इंक्लूड्स रेफरेंस टू एनी रिक्वायरमेंट दैट द प्रोसिक्यूशन शैल बी at instance of the specified authority or with the sanction of the specified person or any requirement of a similar nature। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन बताया जा रहा है 20 जिसमें बताया जाता है प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट एनी अनड्यू एडवांटेज। तो इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी जो ट्रायल चल रहा है किसी ऐसे ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 7 एंड अंडर सेक्शन 11, ठीक है, अगर ये प्रूव हो जाता है, ये प्रूव्ड है वहाँ पर कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो अक्यूज्ड है उस ऑफेंस के लिए, उसने एक्सेप्ट किया है, ऑब्टेन किया है और अटेम्प्ट किया है ऑब्टेन करने का खुद के लिए या फिर किसी अदर पर्सन के लिए किसी भी अनड्यू एडवांटेज को, ठीक है, तो वहाँ पर शेल प्रिज्यूम है जब तक उसको कॉन्ट्ररी प्रूव ना कर दिया जाए कि जो उसने चीज़ें एक्सेप्ट करी हैं, ऑब्टेन करी हैं या फिर अटेम्प्ट करी हैं ऑब्टेन करने का, वो उसने एज अ मोटिव, एज अ रिवॉर्ड अंडर सेक्शन 7 किया है, ठीक है। और आगे जब हम सेक्शन 11 को देखते हैं तो उसमें विदाउट कंसिडरेशन वाला जो पार्ट है और कंसिडरेशन जो उसको लगता है कि इनएडिक्वेट है, समझा जाएगा कि उसको एज अ मोटिव और एज अ रिवॉर्ड लिया गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 21। सेक्शन 21 में बात की जा रही है अक्यूज्ड पर्सन टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि जो अक्यूज्ड पर्सन होगा वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति है जिसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं यहाँ पर और ऐसा कोई भी ऑफेंस किया हुआ बताया जा रहा है इसके द्वारा जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट में डिफाइंड है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति जो है कॉम्पिटेंट विटनेस होगा उसके डिफेंस के लिए, ठीक है, और वो एविडेंस दे सकता है ऑन ओथ इन डिसप्रूफ, मतलब डिसप्रूव करने के लिए जो चार्जेस लगाए गए हैं उसके अगेंस्ट में और किसी अदर पर्सन के अगेंस्ट में जो कि उसके साथ ही चार्ज किया हुआ है सेम ट्रायल में। आगे प्रोवाइजो आता है। प्रोवाइजो में कहा जा रहा है प्रोवाइडेड दैट
ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस एक्सेप्ट एट हिज ओन रिक्वेस्ट। इसमें कहा जा रहा है कि उसको एज अ विटनेस कॉल आउट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो खुद रिक्वेस्ट ना करे। ठीक है। इसके बाद आता है बी, जिसमें कहा जा रहा है हिज फेलियर टू गिव एविडेंस। अगर वो एविडेंस नहीं दे पाता है तो ये रीज़न काफ़ी नहीं होगा कि उसके ऊपर कोई भी कमेंट पास किया जाए, कोई भी कमेंट दिया जाए प्रोसिक्यूशन के द्वारा, और कोई भी ऐसा प्रिजम्पशन रेज किया जाए प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो कि उसके अगेंस्ट में हो, या फिर कोई और अदर पर्सन उसके साथ चार्ज में है उसके अगेंस्ट में हो सेम ट्रायल में। ठीक है। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर वो एविडेंस नहीं दे पाता है, फेलियर हो जाता है उसका, तो उसका कोई अफेक्ट उसके अगेंस्ट में नहीं होगा। इसके बाद आता है सी पॉइंट, जिसमें कहा जा रहा है ही शैल नॉट बी आस्क्ड एंड इफ आस्क्ड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू आंसर। उससे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा गया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आंसर देना ही है। अब किस प्रकार का क्वेश्चन? इस प्रकार का क्वेश्चन जो कि ये शो करता है कि ही हैज़ कमिटेड और बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अदर देन द ऑफेंस विच ही इज चार्ज। ऐसे किसी ऑफेंस, ऐसा कोई ऑफेंस उसने किया है जिसके लिए वो चार्ज किया गया है, उससे अलग कोई ऑफेंस है या फिर उसके बैड कैरेक्टर का। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि कोई अदर ऑफेंस से रिलेटेड है या फिर कोई बैड कैरेक्टर से रिलेटेड है, पहले तो वो पूछा ही नहीं जाएगा, और अगर पूछ भी लिया गया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आंसर देना ही देना है वहाँ। इसमें फर्स्ट बोलता है द प्रूफ दैट ही हैज़ कमिटेड or been convicted of such offense is admissible evidence to show that he is guilty of the offense with which he is charged। इस चीज़ का प्रूफ कि उसने कमिट किया है और वो कन्विक्टेड हो चुका है, वो एक एडमिसिबल एविडेंस होगा ये शो करने के लिए कि वो गिल्टी है उस ऑफेंस का जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है। ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड, ही हैज़ पर्सनली और बाय प्लीडर। उसने या तो फिर पर्सनली खुद से या फिर अपने वकील के द्वारा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है किसी विटनेस से जो कि प्रोसिक्यूशन का विटनेस हो, और उसका क्वेश्चन पूछने का व्यू ये है कि वो अपने खुद के कैरेक्टर को एज अ गुड कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर पाए और एविडेंस दे पाए फॉर गुड कैरेक्टर, खुद के नेचर का, कंडक्ट का, अपने डिफेंस के लिए, और अपने कैरेक्टर पर अगर कोई इम्प्यूटेशन है तो उसका डिफेंस वो वहाँ पर दे पाए, इसके लिए वो क्वेश्चन पूछ सकता है और अपने प्लीडर से पूछवा सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा, इसमें क्या कहा जा रहा है ही हैज़ गिवन एविडेंस अगेंस्ट एनी अदर पर्सन चार्ज विद द सेम ऑफेंस। अगर उसने एविडेंस दिया गया है उसके द्वारा किसी अदर पर्सन के अगेंस्ट में जो कि सेम ऑफेंस से चार्ज था, तो वहाँ पर भी क्या है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली जो सी पॉइंट था इसमें क्या था कि आप क्वेश्चन या तो फिर नहीं पूछोगे, अगर पूछा है तो आप रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको आंसर देना ही देना है। ठीक है। लेकिन ये अनलेस लगा करके ये 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, इसमें आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आप आंसर भी। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 22। सेक्शन 22 में बात की जाती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का टू अप्लाई सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन। तो जो सीआरपीसी है हमारा, ठीक है, ये अप्लाई तो होगा लेकिन मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई होगा। अभी क्या क्या है वो हमें देखना है। तो इसमें कहा जा रहा है द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी शैल इन देयर एप्लीकेशन टू एनी प्रोसीडिंग इन रिलेटेड टू द ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन हैव अफेक्ट एज इफ। तो इस प्रकार से ये जो नीचे दिए हुए हैं इस प्रकार से इफेक्ट में आएंगे। ए में कहा जाता है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 243। तो ये जो 243 है ये इस वक्त हो चुका है 266। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर द वर्ड्स द अक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन। तो ये जो वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है, इनको मॉडिफाई कैसे किया गया है, द वर्ड्स द अक्यूज शैल देन बी रिक्वेस्टेड टू गिव इन राइटिंग। जो अक्यूज्ड है उससे कहा जाएगा कि आप राइटिंग में दो उस टाइम लिमिट में लिस्ट ऑफ द पर्सन्स, उन व्यक्तियों की लिस्ट जिनको आप एग्जामिन करवाना चाहते हो एज अ विटनेस, और उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनके ऊपर आप रिलाई करना चाहते हो और मंगवाना चाहते हो। तो इस प्रकार से इस लाइन की जगह पे ये वाली लाइन यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी जाएगी। ये मॉडिफिकेशन यहाँ पर किया गया। इसके बाद आता है बी, जिसमें कहा जा रहा है इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 309। अब 309 क्या है, तो 309 हो चुका है 346। ठीक है, पावर टू पोस्टपोन एंड अर्जेंट प्रोसीडिंग।
इसमें कहा जा रहा है आफ्टर द थर्ड प्रोवाइजो के बाद इन्होंने क्या किया, ये जो आगे जो प्रोवाइजो दिया हुआ है इसको इन्होंने मॉडिफिकेशन से इंसर्ट कर दिया। तो जब भी हम ये देखेंगे इसके बारे में तो ये इंसर्टेड है अबाउट पीसी एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द प्रोसीडिंग शेल नॉट बी एडजर्न, जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको एडजर्न नहीं किया जाएगा और पोस्टपोन भी नहीं किया जाएगा, merely on the ground that the application under 397 has been made by the party to the proceeding, कि कोई भी एप्लीकेशन 397 में मेड आउट की गई है बाय एनी पार्टी। अब ये जो 397 है ये अब हो चुका है, क्या हो चुका है, ये हो चुका है 438, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिविजन। अगर आप रिवीजन के लिए फाइल कर देते हो, ऐसी कोई एप्लीकेशन डाल देते हो रिवीजन के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो चल रहा है जो मैटर वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा या अर्जेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है सी, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है आफ्टर सबसेक्शन 2 ऑफ 317, तो जो ये 317 है वो हो चुका है 355, जिसमें बताया जा रहा है प्रोविजन फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस। तो जब अक्यूज्ड एब्सेंट होता है तो वहां पर प्रोसीडिंग कैसे चलेगी उनके बारे में, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है द फॉलोइंग सबसेक्शन हैज बीन इंसर्टेड, यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। अब ये क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में जो भी चीज़ें लिखी हुई इसमें कहा जा रहा है द जज में इफ ही थिंक फिट and for the reason to believed recorded by him proceed with inquiry and trial in the absence of the accused or his pleader, ठीक है, and record the evidence of the witness subject to the right of accused and recall the witnesses for cross examination। तो इसमें कहा गया है कि जो सबसेक्शन 1 है और 2 है इसको तो आप साइड में रख दो, मतलब इसमें जो भी चीज़ें दी हैं इसको रखो आप साइड में। इसमें कहा जा रहा है कि जज अगर चाहे, जज को अगर सही लगता है तो वो रीजंस रिकॉर्ड कर लेगा और रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद वो बोलेगा कि भाई अगर अक्यूज्ड या उसका प्लीडर उपस्थित नहीं हो रहा है तो हम तो अपनी इंक्वायरी और ट्रायल क्या कहते हैं इसको कंटिन्यू करते हैं, हम क्यों रोकें, ठीक है। तो उसका मत ये है कि हमें अक्यूज्ड के लिए या प्लीडर के लिए नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। और वो रिकॉर्ड कर लेगा एविडेंसेस को उन विटनेसेस के जो कि वहाँ आए हैं। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि वो डिले नहीं करना चाहते। अब बात आती है कि जब प्लीडर आएगा अक्यूज्ड का या फिर अक्यूज्ड आएगा तो क्या वो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं एज देयर राइट। तो यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि राइट ऑफ द अक्यूज्ड रिकॉल द विटनेसेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इनका यहाँ पर तो एविडेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, लेकिन इनको रिकॉल किया जा सकता है फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन बाय अक्यूज्ड एंड देयर प्लीडर। अब आता है नेक्स्ट डी, इसमें कहा जा रहा है सबसेक्शन 1 ऑफ 397। तो अभी मैंने बताया था 397 क्या है, 438, जिसमें बताया जा रहा है कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिविजन। तो इसमें कहा जा रहा है बिफोर द एक्सप्लेनेशन द फॉलोइंग प्रोवाइजो हैज बीन इंसर्टेड, यहाँ पर भी इंसर्ट किया गया है। अभी क्या प्रोवाइजो है, इसमें कहा जा रहा है दैट वेयर द पावर अंडर दिस सेक्शन आर एक्सरसाइज बाय द कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन। तो जहाँ पर इस सेक्शन के अंदर में कोई पावर एक्सरसाइज करी जाने वाली है कोर्ट के द्वारा, एक एप्लीकेशन जब उनके पास आती है किसी भी पार्टी के द्वारा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोर्ट शेल नॉट ऑर्डिनरी कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो कोर्ट क्या है, रिकॉर्ड नहीं मंगवाएगा। किन सिचुएशंस में रिकॉर्ड नहीं मंगवाएगा, कब तक रिकॉर्ड नहीं मंगवाएगा, ये आगे लिखा हुआ है। कब, इसमें ए में कहा जा रहा है विदाउट गिविंग अदर पार्टी एन अपॉर्चुनिटी शोइंग कॉज वाई रिकॉर्ड शुड नॉट बी कॉल्ड, कि अदर पार्टी जो है वो कोर्ट में आकर के बता दे कि क्यों नहीं मंगवाना चाहिए, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग मे बी मेड फ्रॉम द सर्टिफाइड कॉपी, अगर ये वहाँ पर सेटिस्फाई करवा दिया जाता है कोर्ट को कि भाई जो आपके पास सर्टिफाई कॉपी हैं आप उनसे भी तो एग्जामिनेशन कर ही सकते हो, तो आपको क्यों ज़रूरत है मंगवाने की। तो अगर वहाँ पे ये हो जाता है तो वहाँ पर भी रिकॉर्ड्स नहीं मंगवाए जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, देखिए 23, जिसमें कहा जा रहा है पर्टिकुलर्स इन चार्ज रिलेशन टू एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 13(1)(a। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड
वो ऑफेंसेस जहाँ पर किसी ऐसे पब्लिक सर्वेंट ने ऐसी कोई प्रॉपर्टी हासिल करी है अनड्यू एडवांटेज से या उस पद पर रहते हुए, उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अंडर सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में जो भी प्रोविजंस हैं उनको आप साइड में रखिए, यहाँ पर विशेष प्रावधान जो है वो लागू होंगे। अब क्या है इसमें ये बताया गया है, व्हेन एन अक्यूज्ड इज चार्ज्ड अंडर विद ऑफेंस 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। तो इसके अंदर में अगर किसी अक्यूज के ऊपर चार्ज लगाया गया है तो वहां पर केवल ये सफिशिएंट होगा कि किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चार्ज है। ठीक है, और अगर कोई डेट है कि किन किन के बीच में वो ऑफेंस हुआ है, वो केवल ये मतलब ये चीज़ें सफिशिएंट है, वहां पर हर एक डिटेल देना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वहां पर पर्टिकुलर आइटम, एग्जैक्ट डेट, ये सारी चीज़ें वहां पर बतानी पड़ेंगी, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़। और जो भी चार्ज वहां पर फ्रेम किए जाएंगे, इसमें कहा जा रहा है shall be deemed to be charge of one offense, उनको वन ऑफेंस का चार्ज माना जाएगा अंडर सेक्शन 219 ऑफ द सेड कोड। अब 219 जो है वो अब हो चुका है 242, जिसमें बताया जा रहा है 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। ठीक है, आगे आता है प्रोवाइजो, जिसमें कहा जा रहा है प्रोवाइडेड दैट द सेम टाइम included between the first and last of such date shall not exceed 1 year। तो जो ये जो टाइम है, जो डेट्स हैं, उन दोनों के बीच में 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं 24 में बताया जा रहा है स्टेटमेंट बाय ब्राइब गिवर नॉट टू सब्जेक्ट हिम टू द प्रोसिक्यूशन। अब हम इसको क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसको ओमिट कर दिया गया है। अब ओमिट तो हो गया ये, लेकिन हमारे लिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 26/7/2018, क्योंकि अगर डेट पूछ ली जाती है कि कब ओमिट किया गया है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 25। इसमें कहा जा रहा है मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स एंड अदर लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड। फर्स्ट सबसेक्शन कहता है कि इस एक्ट में कोई भी चीज़ दी हुई है वो जुरिडिक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी जो कि किसी ऐसे कोर्ट के द्वारा एक्सरसाइज किया जा रहा है, ऐसी अथॉरिटी के द्वारा एक्सरसाइज किया जा रहा है जो कि आर्मी एक्ट के अंदर, एयरफोर्स एक्ट के अंदर, नेवी एक्ट के अंदर या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सारे जो एक्ट हैं इनके अंदर में कोर्ट्स को या फिर अथॉरिटीज़ को दिया गया है। तो बेसिकली अगर सिंपल हम कहना चाहें तो ये जो एक्ट है वो अफेक्ट नहीं करता है इन सभी आर्मी, नेवल, एयरफोर्स एंड अदर लॉज को जो भी यहाँ पर दिए हुए। अब सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हेयर बाय डिक्लेयर दैट फॉर द पर्पस ऑफ एनी सच लॉ एज रेफर्ड अंडर सबसेक्शन 1। तो ये डाउट को रिमूव करने के लिए जो सबसेक्शन 1 में कहा गया है, जिन कोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो कोर्ट ऑफ स्पेशल जज है उसको समझा जाएगा द कोर्ट ऑफ ऑर्डरी क्रिमिनल जस्टिस। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 26। इसमें बताया जा रहा है स्पेशल जजेस अपॉइंटेड अंडर एक्ट 47 ऑफ 1952 टू बी अ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। तो इसमें कहा जा रहा है वो हर एक स्पेशल जज जिसको अपॉइंट किया गया था कभी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी भी एरिया के लिए या फिर किसी भी एरियाज के लिए कोई ऑफिस होल्ड करने के लिए, ठीक है, तो जब वो एक्ट कमेंसमेंट में आया तो वो स्पेशल जज कहलाए गए क्योंकि उनको अपॉइंट किया गया था वहाँ। तो कहा जाएगा कि वो सारे स्पेशल जज अंडर सेक्शन 3 इस एक्ट में भी स्पेशल जज माने जाएंगे फॉर दैट एरिया और एरियाज, ठीक है, जो वहां पर बोला जा रहा है। और वो सभी जज डील कर सकते हैं उन सभी प्रोसीडिंग्स से जो कि उनके सामने पेंडिंग है, ठीक है, इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 27, जिसमें अपील एंड रिवीजन के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो हाई कोर्ट है वो एक्सरसाइज कर सकेगा, ठीक है, और उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे वो सभी पावर्स अपील की और रिवीजन की जो कि सीआरपीसी के द्वारा हाई कोर्ट को दी जाती है, ठीक है। और जो स्पेशल जज है वो एज अ कोर्ट ऑफ सेशन जज ट्राई किया जाएगा, जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन से वहां पर अपील जा रही है कहाँ, हाई कोर्ट में, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 28। सेक्शन 28 में कहा जा रहा है एक्ट टू बी इन एडिशन टू एनी अदर एक्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन। तो ये जो एक्ट के प्रोविजंस हैं वो इन एडिशन काम करेंगे, ठीक है, एंड नॉट इन डेरोगेशन, मतलब उसके अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, उसके साथ में काम करेंगे।
to any other law for the time being in force, and nothing contained herein shall exempt any public servant from any proceeding which might apart from this act be instituted against him। और इस एक्ट के अंदर में जो भी प्रोसीडिंग चलती हैं वो उस पब्लिक सर्वेंट को इस चीज़ से बिल्कुल नहीं बचाएंगे जो कि उसके अगेंस्ट किसी और लॉ में इंस्टीट्यूट की जा सकती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 29, जिसमें बात की जा रही है अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस 38 ऑफ 1944। इन द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944, इसमें कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बेसिकली वो देखने हमें। तो ए में कहा जा रहा है इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 एंड क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10 एंड सबसेक्शन 1 of section 11 and subsection 1 of section 13 for the words state government wherever they occur the word state government as the case may be the central government shall be substituted। तो इसमें कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बोला गया है वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसके बाद आता है बी, जिसमें कहा जा रहा है इन सबसेक्शन 10 और इन क्लॉज ए फॉर द वर्ड 3 मंथ्स, जहाँ पर 3 मंथ यूज हुआ है, ठीक है, 3 मंथ को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वहाँ पर 1 ईयर से। फिर आता है सी, जिसमें बात की जा रही है इन द शेड्यूल पैराग्राफ 1 शैल बी ओमिटेड, पैराग्राफ 1 को ओमिट किया जाएगा और पैराग्राफ 2 एंड 4 आफ्टर द वर्ड लोकल अथॉरिटी द वर्ड इन फिगर्स और द कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिशमेंट और अदर सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट एक्ट और अथॉरिटी और बॉडी ओन्ड or controlled aided by the government or government company as defined under section 670 of the Companies Act or society aided by such corporation, authority or body or government company shall be inserted। तो बेसिकली लोकल अथॉरिटी के बाद ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंसर्ट कर दी जाएंगी। इसके बाद बी में कहा जा रहा है आफ्टर द वर्ड और अथॉरिटी द वर्ड और कॉरपोरेशन बॉडी गवर्नमेंट कंपनी सोसाइटी, ये सारी चीज़ें इंसर्ट की जाएंगी। और इसमें कहा जा रहा है फॉर पैराग्राफ 4A ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ शैल बी सब्सटीट्यूटेड नेमली। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4A के लिए ये जो पैराग्राफ आगे दिया जा रहा है वो सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा। एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है। इसके बाद फोर्थ में कहा जा रहा है इन पैराग्राफ 5 फॉर द वर्ड्स एंड फिगर्स आइटम 2, 3, 4 द वर्ड्स फिगर्स इन लेटर्स 2, 3, 4 एंड 4, 1 शैल बी इंस्टीट्यूटेड सब्सटीट्यूटेड। तो 2, 3, 4 की जगह 4A भी यहाँ पर ऐड करके सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ 29A पावर टू मेक रूल्स। रूल्स कौन बना सकेगा, कैसे कैसे रूल्स होंगे उनके बारे में। तो फर्स्ट सबसेक्शन कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन में निकाल करके रूल्स बना सकती है फॉर दिस एक्ट, ठीक है। 2 में कहा जा रहा है इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस सच रूल्स मे बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। ये जो रूल्स बनाए जाएंगे ये इन मैटर्स के लिए बेसिकली बनाए जा सकते हैं। अब ये क्या क्या मैटर्स हैं? गाइडलाइंस विच कैन बी पुट इन द प्लेस ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, के कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या गाइडलाइंस दी जा सकती है अंडर सेक्शन 9। गाइडलाइंस फॉर सैंक्शन, ठीक है, जो सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 में बताया जा रहा है उसके लिए गाइडलाइंस दी जा सकती हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर मैटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब, और कोई अदर मैटर भी हो सकता है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 3 जिसमें कहा जा रहा है एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट, जो भी रूल इस एक्ट के अंडर में बनाया जाएगा उसको एज सुन एज पॉसिबल हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा वाइल इन सेशन, जब वो सेशन में होंगे फॉर टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है, याद रखना है कितने पीरियड के लिए, 30 डेज के लिए, विच मे बी comprised in one session or in 2 or more successive session, and if before the expiry of session immediately following the session or successive session aforesaid the both houses agreeing in making and modification in the rule or both house agree that the rule shall not be made, तो उनके सामने रखा जाएगा। अगर वो अग्री कर लेते हैं तो ठीक है, अगर अग्री नहीं करते हैं तो रूल जो है वो उसके बाद अफेक्ट में नहीं रहेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन 30 रिपील एंड सेविंग द
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 इसके बाद रिपील हो जाएगा। सेकंड सबसेक्शन में कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि रिपील को साइड में रख के इसमें कहा जा रहा है कि जो सेक्शन 6 है जनरल क्लॉजेज एक्ट का, उसको प्रेजुडिस किए बिना जो भी चीज़ें करी गई हैं प्रीवियस रिपील्ड एक्ट में, अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो लागू होती रहेंगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। नेक्स्ट है 31 जिसको ओमिट कर दिया गया है 2001 में। सो दिस इज इट, हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट खत्म हो चुका है।